नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 37,000 का पार यह आंकड़ा हो चुका है। 37,336 इस वक्त यह आंकड़ा है। एक्टिव केसेस की संख्या 26,167 है। देश में अब तक 9,950 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से अब तक 1,218 लोगों की मौत हो गई है। देश में लगातार ये पैर पसार रहा है। कोरोना से अब आंकड़ा 37,000 के पार है। 37,336 ये संक्रमित मरीज हैं। देश में कोरोना से लगातार मौतें भी हो रही हैं, साथ ही साथ लोग ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि अगर रिकवरी रेट की बात करें, 25% से ऊपर का रिकवरी रेट है, बेहतर है। लेकिन देश के अंदर जो लगातार मरीज सामने आ रहे हैं वो भी एक बड़ा सवाल है। 26,167 मरीज ऐसे हैं जो अस्पताल में अभी भी एक्टिव केसेस के तौर पर इलाज ले रहे हैं। तो देश में कोरोना से अब तक 1,218 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल आपको बता रहे ये बड़ी खबर कि देश में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस लगातार पैर पसार रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 37,336 हो गई है। तो देश में कोरोना के एक्टिव केस 26,167 हैं। तो 9,950 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है गौतम बुद्ध नगर से, जहां से आपको बता दें कि सील किया गया है। 2 इलाकों को सील किया गया। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 48 और 66 को सील किया गया है। इस वक्त आपको बड़ी खबर यह दे दें कि सेक्टर 66, सेक्टर 48, सेक्टर 10 ये सील कर दिए गए हैं। तीनों सेक्टर्स को सील कर हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर के अंदर 3 सेक्टर्स को सील किया गया। सेक्टर 48 को सील किया गया, सेक्टर 10 सील किया गया है और सेक्टर 66 को भी सील किया गया है। ललित पंडित संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। ललित, क्या जानकारी? 3 सेक्टर सील किए गए, हॉटस्पॉट बनाए गए। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से जनपद के अंदर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। अभी बीते दिन ही 17 कोरोना पॉजिटिव जनपद के अंदर थे, जिसके बाद में जिस क्षेत्र के वो रहने वाले जो तीनों सेक्टर उसको चिन्हित किया गया है और उसके बाद तीनों सेक्टर को सील कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर जो हॉटस्पॉट इन तीनों सेक्टर को घोषित किया गया है। साथ में तीनों सेक्टरों के अंदर जिला प्रशासन की टीम ने पहुंच करके वहां पर मुनादी कराई है। साथ में लोगों को जानकारी दी है कि जो भी उन्हें एसेंशियल सर्विसेज में से किसी भी चीज की अगर आवश्यकता है तो जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर उन्हें किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है तो वो भी जिला प्रशासन उन्हें उपलब्ध कराएगा। किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोग अपने घरों में रहते हुए लॉकडाउन का प्रॉपरली पालन करेंगे। ये सारी जानकारी जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है। यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट उमाशंकर है नोएडा के, उनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया था और इसके बाद में तीनों सेक्टरों को सील कर दिया गया है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। और आज बैठक कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो समीक्षाएं की हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के दौरान की तस्वीर दिखा रहे हैं। फ्रंटलाइनर्स के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं। कोरोना से बचाव उपकरणों की आपूर्ति को लेकर भी निर्देश दिए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाहर से आने वाले सभी लोगों की जांच और क्वारंटाइन पूरा कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो बाहर से आए और सभी जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने के भी निर्देश हैं। आज समीक्षा बैठक के दौरान की ये जो बातें हैं वो हम आपको की पॉइंट्स बता रही हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी जिलों के अंदर क्वारंटाइन किया जाए। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की समीक्षा कर गाइडलाइन फॉलो करने के निर्देश हैं। लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर भी निर्देश हैं। तो टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बातचीत की और इस बातचीत के दौरान जो खास बातें रही वो ये थी कि फ्रंट लाइनर्स के स्वास्थ्य सुरक्षा को पुख्ता रखा जाए। तो कोरोना से बचाव उपकरणों की आपूर्ति पूरी की जाए। फिलहाल लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर यह फैसला किया गया है। अब यूपी में ग्रीन जोन कौन कौन से जिले हैं वो हम आपको बताते हैं। बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, अमेठी, ये जो नाम जिलों के लिए मैंने, ये ग्रीन जोन में है।
इसके अलावा यूपी में ऑरेंज जोन में कौन कौन से जिले हैं अब वो आपको बताते हैं। गाजियाबाद, हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती, शामली, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई और कौशाम्बी, ये ऑरेंज जोन है। इसके अलावा रेड जोन के जो जिले हैं वो हम आपको बताते हैं। अब ये आगरा है, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली, ये रेड जोन में शामिल हैं। तो ये 3 जोन में डिवाइड किया गया है दरअसल। और आपको ये भी बता दें कि जो 21 दिन से जहां पर कोई केस नहीं आया है वो ग्रीन जोन में है। 21 से 14 दिन वाले जो जिले हैं वो ऑरेंज जोन में हैं और 14 दिन से कम वाले जो हैं वो रेड जोन में हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जाए इन जिलों को इस तरीके से डिवाइड किया गया, 3 रंगों में डिवाइड किया गया है जोन के तौर पर। तो यूपी में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में तब्दील किया गया है। और इसी मुताबिक क्योंकि थर्ड पार्ट ऑफ लॉकडाउन यानी कि लॉकडाउन जो पार्ट 3 है वो लागू होगा इन जोन के मुताबिक, उसमें जो रियायतें मिलेंगी वो जोन के मुताबिक मिलेंगी। और ऐसे में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में डिवाइडेड है। हालांकि अगर केसेस ग्रीन जोन में सामने आते हैं तो उन्हें ऑरेंज या फिर रेड जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। कहीं पर भी केस सामने नया आता है तो उसे रेड जोन में तब्दील कर दिया जाता है और कहीं पर अगर सुधार दिखता है तो उसे रेड जोन से फिर ऑरेंज जोन में डाला जाता है। तो ये वीकली बेस पर जोन को अपडेट किया जाता रहा। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से आई एडवाइजरी को फॉलो करने के निर्देश दे दिए हैं। यानी कि जो केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उसको फॉलो करने का निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तो भारत सरकार की तरफ से कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय अपनाते हुए औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए। लॉकडाउन के बाद प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाए जाने के संबंध में कार्य योजना हो तैयार। 15 से 20 लाख रोजगार की बृहद कार्य योजना तैयार करने की सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत सरकार की एडवाइजरी को फॉलो करने का भी निर्देश दिया है। तो वहीं संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय अपनाते हुए औद्योगिक गतिविधि बढ़ाए जाने का निर्देश है। लॉकडाउन के बाद प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाए जाने के संबंध में कार्य योजना तैयार हो। 15 से 20 लाख को रोजगार देने की बृहद या कार्य योजना तैयार करने के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत सरकार की एडवाइजरी को फॉलो करने का निर्देश दिया है। फिलहाल संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय अपनाते हुए औद्योगिक गतिविधि बढ़ाए जाने का भी निर्देश है। ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विक्रम, ये तो तमाम एडवाइजरी जारी की गई है। आगे लॉकडाउन 3 की बात करें, तमाम रियायतें हैं, प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज को खोलने की भी बातचीत है। किस तरीके से एडवाइजरी अब ग्राउंड पर एग्जीक्यूट होंगी? बिल्कुल, साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और पहले ही मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए थे कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको खोले जाने का जो प्रारूप है, जो कार्य योजना है वो पूरी तैयार की जाए, बनाई जाए। उसी तहत पर लगातार पहले से भी अधिकारी में काम कर रहे थे, इस पूरी कार्य योजना बनाने पर काम कर रहे थे। आज भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस पे निर्देश दिए हैं। जब टीम 11 की बैठक भी है तो योगी आदित्यनाथ जी ने साफ किया है कि जो भारत सरकार की एडवाइजरी है उनके अनुरूप जितनी भी समस्त आर्थिक गतिविधियां संचालित की जानी है उनको निर्देशित करने का आदेश साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने दिया है। वहीं पर संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय जो हैं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाए जाने से पहले सुनिश्चित कर दिया जाए कि किसी भी तरीके से संक्रमण आगे न बढ़े। जो निर्देश ये दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार के द्वारा दी गई, उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए। औद्योगिक इकाइयां जो खोली जाए उनको लगातार मॉनिटर भी किया जाए, चेक भी किया जाए कि वहां पर सारी चीजें फॉलो की जा रही है कि नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, इन सभी चीजों को जो निर्देश दिए गए उस पर का पूरा पालन हो रहा है कि नहीं, इसके साफ मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि मुख्यमंत्री ने आज टीम 11 की बैठक में ये भी साफ किया है कि जिस तरीके से लॉकडाउन अभी है और कई जगह की कंपनियां जो हैं वो बंद हुई हैं, कई देशों की कंपनियां अब उत्तर प्रदेश और भारत की तरफ आ रही हैं, तो उनको आकर्षित किए जाने के लिए भी पूरी तरीके से कार्य योजना बनाए, इसके भी निर्देश आज मुख्यमंत्री ने दिए हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। न्यूज़ 1 इंडिया पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बयान दिया और कहा कि झारखंड प्रदेश खनिज संपदाओं का प्रदेश है। हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया कि प्रवासी मजदूरों के आने के बाद चुनौती बढ़ेगी। आने वाले समय में बड़े पैमाने पर
जांच की व्यवस्था करनी होगी। प्राइवेट अस्पताल अपनी शरह गिराकर बैठे हैं। आज सरकारी व्यवस्था पर ही हम चल रहे हैं। हमने कार्य योजना बहुत बेहतर तरीके से बना रखी है। प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर व्यवस्था की जा रही है। तो खनिज संपदाओं का प्रदेश है झारखंड। प्रवासी मजदूरों के आने के बाद चुनौतियां भी बढ़ेंगी। आने वाले समय में बड़े पैमाने पर जांच की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये तमाम बातें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से की गई हैं और हेमंत सोरेन ने इन तमाम बयानों को न्यूज वन इंडिया के साथ बातचीत में कहा है। आपको बता रहे न्यूज वन इंडिया पर बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अभी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ सरकारी व्यवस्था पर चल रही हैं। हेमंत जी, चूंकि आप एक बड़ा सवाल ये है कि कोरोना की लड़ाई तो एक जगह है जो मेडिकल इमरजेंसी है, पर साथ ही साथ लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को भी लगभग चौपट कर दिया है। और सही कहा आपने, आपका राज्य खनी राज्य है। इकोनॉमी को फिर से पटरी पे कैसे लाया जाए, ये भी एक उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना बड़ा कोरोना है। अब ये दोहरी चुनौती है। इस दिशा में क्या किसी तरह का कोई टीम बनाई गई है या इस दिशा में आप सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक बिल्कुल बिल्कुल कुणाल जी, ये इस राज्य में सबसे अधिक मजदूर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेती बाड़ी मजदूरी करने वाले लोग जी। और हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य योजना, शहरी क्षेत्रों के लिए कार्य योजना बहुत बेहतर तरीके से बना रखा है। अभी हम उस पर आगे उसको हम लोग लागू करने जा रहे हैं और लगभग 10 लाख लोगों को हम रोजगार देने की अपनी सरकारी व्यवस्था के माध्यम से हमने तैयारी कर रखी है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज इस राज्य का 40% खनिज संपदा देश का और 40% ये हम इस देश से देते हैं, इस राज्य से देश को देते हैं। रेलवे को इस राज्य से सबसे अधिक रेवेन्यू प्राप्त होता है। कुल मिला के कहा जाए कि ये राज्य एक दुधारू गाय के रूप में है, लेकिन आज इस दुधारू गाय को अनाज की भी जरूरत। तो वहीं महोबा से खबर है कि सीएमओ की कार्यप्रणाली से नाराज हैं विधायक और सदर विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। ये शिकायती पत्र है, सीएमओ के खिलाफ ये शिकायती पत्र लिखा गया है। तो सीएमओ की कार्यशैली से नाराजगी जता रखी है यहां पर सदर विधायक। आपको बता रहे सीएमओ की अनियमितताओं की जांच पर कार्रवाई की मांग की गई है। मास्क की खरीद समेत अन्य कार्यों पर लगाया भ्रष्टाचार और घटिया सामान खरीदने का आरोप। बिना टेंडर अपनी चहेती फर्म से कराई जा रही है सप्लाई। बिना सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र से मचा हड़कंप। भाजपा से सदर विधायक है राकेश गोस्वामी और सीएमओ के खिलाफ यह पत्र उन्होंने लिखा है। तो सदर विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को यह शिकायती पत्र लिखा है। आपको बता दें कि सीएमओ की अनियमितताओं की जांच कर मांग कार्रवाई की गई है। फिलहाल ये भी आपको बता दें कि मास्क की खरीद समेत अन्य कार्यों पर लगाया भ्रष्टाचार और घटिया सामान खरीदने का आरोप। बिना टेंडर अपनी चहेती फर्म से कराई जा रही है सप्लाई। तो सीएमओ को लिखे विधायक के पत्र से मचा हड़कंप। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि भाजपा से सदर विधायक हैं राकेश गोस्वामी। और महोबा से खबर कि सीएमओ की कार्यशैली से विधायक नाराज नजर आ रहे हैं। तो सदर विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक शिकायती पत्र लिखा है और शिकायती पत्र लिख सीएमओ की शिकायत की है। सीएमओ की अनियमितताओं की जांच की मांग भी की है और आपको बता दें कि मास्क की खरीद समेत अन्य कार्यों पर भ्रष्टाचार और घटिया सामान खरीदने का आरोप लगाया है। बिना टेंडर अपनी चहेती फर्म से कराई जा रही है सप्लाई। इसका एक शिकायती पत्र लिखकर सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत सीएमओ की गई है। सदर विधायक हैं राकेश गोस्वामी जिनकी तरफ से यह शिकायत की गई है। तो महोबा से यह खबर है जहां पर सीएमओ की कार्यशैली से नाराजगी जता रही है सदर विधायक। सीएम योगी आदित्यनाथ को यह शिकायती पत्र लिखा है। संवाददाता अनुज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, एक शिकायती पत्र विधायक की तरफ से लिखा गया, सीएमओ के खिलाफ उनकी अनियमितता भरे कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं, क्या कुछ लिखा है उस पत्र में? बिल्कुल, अगर बात करें तो लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, ऐसे में जिला अस्पताल और जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी की भूमिका जो है वो अहम है। लेकिन ऐसे में जो है
जो भी खरीद हो रही है वो ना उसका पता चल रहा है, और जो भी खरीद हो रही है वो घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। उसमें जो सदर विधायक राकेश गोस्वामी हैं, उन्होंने 24 तारीख को मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उसमें कहा कि पिछले 2 वर्षों से जितनी भी खरीद हो रही है उसका कोई पता नहीं चल रहा, और जो भी कार्य प्रणाली सीएम सुमन सिंह की है वो बहुत संदिग्ध है। उसमें उन्होंने जांच कराने की बात कही है, और इसके अलावा उन पर जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करो और यहाँ से तत्काल प्रभाव से उनको हटाया जाए। कल ही एक मामला नया आया था, जो 2 पॉजिटिव मरीज निकले हैं, वो पिछले 8 साल से जिला चिकित्सालय में काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बयान आया है सीएमओ का, वो साफ मना ही कर रही है कि वो हमारे कर्मी नहीं है। तो ऐसे में उनकी जांच भी अस्पताल कर्मी के हिसाब से हुई है और फिर उसको अलग बता रही है। ये बड़े सवालों में घेरे में आ रही है बात। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वहीं सहारनपुर पुलिस ने एक एएसआई समेत 2 लोगों पर शराब की तस्करी करने को लेकर गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दें कि सहारनपुर के अंदर शराब तस्करी लगातार हो रही थी, जिसके चलते एएसआई संजीव कुमार और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर पुलिस को सूचना मिली कि एक पुलिस कर्मचारी समेत 2 लोग थाना सदर बाजार क्षेत्र में हकीकत नगर के अंदर अवैध शराब बेचने का धंधा बड़े समय से कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मोहल्ला हकीकत नगर में छापा मारकर 3 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एएसआई संजीव को गिरफ्तार किया, जो सहारनपुर पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम में कार्यरत था। उसके एक अन्य साथी राजेंद्र को भी गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। सहारनपुर में लॉकडाउन के दौरान के बावजूद भी गली मोहल्लों में अवैध शराब पीने और पिलाने का धंधा बड़ी तेजी से पनप रहा है। पुलिस अवैध शराब बेचने वालों पर शिकंजा कसने की देरी नहीं करती तो फिर शराब का व्यापार करने वाले लोग पुलिस को चकमा देकर लगातार शराब बेचने का काम करते रहे। सदर बाजार क्षेत्र में हकीकत नगर में एक वायरलेस डिपार्टमेंट की हेड ऑपरेटर किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के साथ रहता था। पुलिस को काफ़ी दिन से सूचना मिल रहा था कि वहाँ पे किसी घर में शराब पिलाया जा रहा और बेचा भी जा रहा। इसी सूचना को सीओ सिटी फर्स्ट रजनीश उपाध्याय द्वारा डेवलप किया गया है और उनके टीम ने वहाँ दबिश दिया और वहाँ 2 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें से एक हेड ऑपरेटर वायरलेस डिपार्टमेंट के जो सहारनपुर में तैनात थे, दूसरा उनके एक साथी प्राइवेट व्यक्ति थे। इन दोनों से पंजाब मेड शराब विस्की मिली है, अंग्रेजी शराब मिली है, जो वहाँ पिला भी रहे थे और बेच भी रहे थे। तो वहाँ पे शराब जो बरामद किया है उसके आधार पर फर्द बनाया गया है। गौरव सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, एएसआई समेत उसके 2 साथी और गिरफ्तार किए गए हैं। कितने समय से लगातार ये धंधा कर रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अभी हाल फिलहाल में ही एसएसपी सहारनपुर को किसी ने सूचना दी थी। सूचना के आधार पर ही एसएसपी सहारनपुर ने तुरंत इस बात को लेकर तत्काल एकदम इस पर कार्रवाई दिखाई। सहारनपुर पुलिस ने लॉकडाउन में शराब की तस्करी कर रहे एएसआई समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर पुलिस को सूचना मिली कि एक पुलिस कर्मचारी समेत दो लोग थाना सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर में अवैध शराब बेचने का धंधा बड़े समय से कर रहे थे। सूचना के आधार पर ही पुलिस ने मोहल्ला हकीकत नगर में छापा मारकर 3 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एसआई संजीव, जो सहारनपुर पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम में कार्यरत हैं, को एक अन्य साथी राजेंद्र के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि सहारनपुर में लॉकडाउन के बावजूद भी गली मोहल्लों में अवैध शराब पीने और पिलाने का धंधा बड़ा तेजी से पनप रहा है। पुलिस अवैध शराब बेचने वाले लोगों पर शिकंजा कसने में देरी तो नहीं करती, लेकिन फिर भी शराब व्यापार करने वाले बिल्कुल, लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। गौरव।